हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सब बढ़िया है ना। आपको पता है हम लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी रीड कर रहे हैं। ठीक है, तो आज है हमारा चैप्टर 5 है बच्चों, मेज़रमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। तो आज हम ये चैप्टर को लर्न करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक गर्ल बनी है। इस गर्ल का नाम है बच्चों टीना। ठीक है, ये कौन है? टीना है। और टीना की स्कूल जो है अब क्या है, स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो उसने क्या किया, अपना स्कूल ड्रेस निकाला, जो अपना यूनिफॉर्म होता है उसने उसे पहन के देखा। तो जो उसका यूनिफॉर्म था वो क्या हो गया, उसको छोटा होने लगा है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि टीना जो है अब वो कैसी हो गई, थोड़ी सी टॉलर हो गई है। टीना की हाइट बढ़ गई है। ठीक है, वो क्या हो गई है, लंबी हो गई है। तो इसीलिए अब क्या होता है, वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी मम्मा के साथ जाती है शॉप में और टेलर के पास, और अपना क्या करती है, वो मेज़रमेंट देती है मतलब कि नाप देती है, ताकि उसका स्कूल यूनिफॉर्म सिल सके। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे सेकंड पिक्चर में, आप क्या देख रहे हैं कि ये जो टेलर अंकल है वो उस बच्ची का नाप ले रहे हैं। अब वो जो उसका नाप ले रहे हैं, मेज़रमेंट कर रहे हैं, तो वो मेज़रमेंट किससे कर रहे हैं? जो टेलर अंकल है बच्चों, वो मेज़रमेंट कर रहे हैं मेज़रिंग टेप से। किससे कर रहे हैं? मेज़रिंग टेप के थ्रू वो टीना का मेज़रमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब उनने क्या किया, टीना की हाइट जितनी है, लेंथ, फिर उसकी विड्थ, सारा कुछ नोट डाउन कर लिया। तो उसकी मम्मा बोलती है कि इस बार, जो टेलर को बोलती है, इस बार मास्टर जी इसकी जो स्कूल यूनिफॉर्म है उसको थोड़ा सा बड़ा रखना। मीन्स उनने बोला कि 4 अंगुला बड़ा रखना, 4 फिंगर विथ जो है उसकी बड़ी रखना। ठीक है, तो टेलर बोलते हैं हाँ हाँ मैडम ठीक है, मैं उसकी जो ड्रेस है, यूनिफॉर्म है, उसको 4 उंगल थोड़ा बड़ा रखूँगा। तो टीना सोचती है कि मम्मा ने तो बोल दिया है टेलर अंकल से 4 अंगुल बड़ा रखना मेरी ड्रेस, बट ये 4 अंगुल होता क्या है। ठीक है, तो वो ऐसा सोचती है। फिर वो क्या करती है, जाके नेक्स्ट डे स्कूल में अपने फ्रेंड्स को बताती है कि मेरी मम्मा बोल रही थी मेरा स्कूल यूनिफॉर्म को 4 अंगुल बड़ा रखना। वैसे ही फिर उसके फ्रेंड्स लोग बोलते हैं हाँ हाँ, कई बार जो मेरे घर के लोग भी हैं, क्लोथ्स को मेज़र करने के लिए वो अपने हाथों का यूज़ करते हैं। ठीक है, जब हम अब किसी भी चीज़ का मेज़रमेंट, किसी चीज़ को भी हम अपने हाथों से नापते हैं, मेज़र करते हैं, तो उसे बोल देते हैं बच्चों क्या, हैंड स्पान। है ना, हैंड स्पान की जो हमारा हाथ होता है, हथेली होती है, उसकी हेल्प से जब हम कभी किसी चीज़ को नापते हैं तो उसे क्या बोल देते हैं हम, हैंड स्पान बोल देते हैं। ठीक है, तो फिर उसके दूसरे जो सहेलियां रहती हैं वो बोलती हैं हाँ, कई बार हम पैर की मदद से भी चीज़ों को नापते हैं कि ये 5 फुट तक है। ठीक है, वो बताती हैं कि हम कई बार चल कर भी अपने कदमों से चीज़ों की दूरी भी नाप लेते हैं। तो यही सब उनका डिस्कशन चलता रहता है। तो आज के जो टॉपिक है मेन बच्चों, हमें क्या पढ़ना है, यही मेज़रमेंट देखना है कि किसी भी चीज़ की जो लंबाई रहती है, लेंथ को हम कैसे मेज़र करते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कि आज हम इस चैप्टर के थ्रू क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जब भी हमारा कोई ऑब्जेक्ट रहता है, कोई भी वस्तु जो रहती है हमारे पास, कुछ भी चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट है, उसका क्या साइज़ है, क्या अमाउंट है, उसकी हाइट कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, इन सबको क्या करते हैं हम, ये जो सब क्वांटिटी होती है इनको हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। अब जो हम ये कंपेयर करते हैं, तो हम उसको कंपेयर कैसे करते हैं, कोई एक वैल्यू हमें पता रहती है, रेफरेंस वैल्यू जिसे हम बोलते हैं, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, उसके थ्रू हम किसी भी चीज़ का मेज़रमेंट करते हैं।
ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल अगर हमें अपने क्लासरूम में डेस्क बेंच है या जो टेबल है उसकी लेंथ को मेज़र करना है, ठीक है, तो हम उससे को कैसे मेज़र करते हैं, हम उसको स्केल या अपने हैंड स्पान से मेज़र कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम क्लास में कई बार होता है कि किसकी हाइट लंबी है, कौन ज़्यादा लंबा है, ये सब भी हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं कि कौन लंबा है। तो ये सब क्या होता है, एक तरीके का मेज़रमेंट ही तो है। हम किसी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को नाप तो रहे हैं कि उसका साइज़ कैसा है, अमाउंट कैसा है ना। तो मेज़रमेंट में हम क्या करते हैं, यही कि मेज़रमेंट में हम क्या करते हैं, जो मेज़रमेंट होता है उससे हमें साइज़, है ना, किसी भी चीज़ का अमाउंट, और क्या पता चलता है, किसी भी चीज़ की हाइट पता चलती है, फिर क्या पता चलता है, लेंथ, और क्या पता चल जाता है, क्वांटिटी पता चल जाती है। अमाउंट या क्वांटिटी वही होता है, क्वांटिटी। ये सब क्या होता है, हमें मेज़रमेंट के थ्रू हमें पता चलता है। वेट, वेट भी लिख सकते हैं। वेट, क्वांटिटी, अमाउंट सब एक ही होता है, उसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो मेज़रमेंट के थ्रू बेसिकली हमें इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है, पता चलता है ना। चलो अब मान लो क्लासरूम में हम बैठे, अपने क्लास में बैठे और ये हमारी एक टेबल है ना, इस जिसमें हम बैठते हैं, बेंच है, डेस्क है, जो टेबल होती है। अब उसको हमें क्या करना है, मेज़र करना है। ठीक है, तो आप मान लो हमारे 4 फ्रेंड्स हैं, हमारे 4 दोस्त हैं। चारों दोस्त ने क्या किया, जो हमारा हैंड होता है, ऐसा सपोज़ हैंड स्पान से हमने क्या करें, मेज़र करें। तो मान लो एक फ्रेंड है, उसका हाथ हैंड स्पान देके तो हमने कितना आ गया, 13 आ गया। किसी ने मेज़र किया, किसी का 13 से कम आ गया, किसी का 14 आ गया, है ना, किसी का 11 आया। तो ये सब क्या हो रहा है, जो हैंड स्पान है बच्चों, हर किसी का अलग अलग होता है ना। सबका जो है मेज़रमेंट, अगर हम डेस्क टेबल को अगर हम मेज़र करें, तो अगर टीचर अपने हैंड से मेज़र करेगी तो टीचर की हाइट बड़ी है, टीचर जो है वो बड़े होते हैं, है ना, तो उनका जो हाथ है वो बड़ा होगा, तो इसलिए टेबल का जो मेज़रमेंट है वो टीचर के लिए कम आएगा। अब बच्चे हैं, कुछ का हाइट कम है, हाथ छोटे छोटे हैं, तो उनका हैंड स्पान ज़्यादा आएगा, कुछ का मीडियम आएगा, किसी का कम आएगा। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर हम अपने बॉडी पार्ट से, ठीक है, अगर हम बॉडी पार्ट के थ्रू अगर हम मेज़रमेंट करते हैं, तो जो हमारा मेज़रमेंट आता है बच्चों, वो क्या आता है, मेज़रमेंट जो होता है वो डिफरेंट आता है हमेशा, है ना, क्योंकि सबकी हाइट हेल्थ अलग अलग है, तो मेज़रमेंट बॉडी पार्ट्स का भी क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो इसीलिए हर बार क्या होता था, जब पहले एंशियंट टाइम में मेज़रमेंट होता था, अब अच्छा एंशियंट टाइम, पुराने ज़माने के लोगों के पास तो बहुत ज़्यादा सोर्स नहीं थे, चीज़ें नहीं थी। अभी आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, जैसे ये स्केल बना हुआ है ना, ये रूलर है, जिसका यूज़ आपके कंपास बॉक्स में तो होगा। आप डेली पर डे लाइंस ड्रॉ करने के लिए, किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए हम रूलर का यूज़ करते हैं, है ना। तो पहले के टाइम पे तो इतनी सारी चीज़ें नहीं थी। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया कि टेलर अंकल ने क्या किया है, जो मेज़रमेंट लिया है। पहले के ज़माने में तो मेज़रमेंट टेप भी नहीं था। तो फिर एंशियंट टाइम के लोग किससे मेज़रमेंट करते थे, एंशियंट टाइम के लोग जो थे वो किससे मेज़रमेंट करते थे, तो एक होता था अंगुला, है ना, कि अपने हाथ के थ्रू अंगुल से नाप लिए, फिंगर, अंगुला मतलब होता था फिंगर विथ, फिंगर की विथ से उन लोग क्या करते थे, मेज़रमेंट करते थे। और किससे करते थे, तो धनुषा होता था, योजना होता था, क्या होता था, धनुषा और योजना। इन सब के थ्रू क्या होता था, ये सब क्या थे, एंशियंट टाइम के सोर्स से, एंशियंट टाइम के टाइम्स मेज़रमेंट सोर्सेस थे। ठीक है, फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, डेवलपमेंट हुआ, फिर लोगों ने देखा
क्या हो रहा है, चेंजेस आते जा रहे हैं, सबके हाथ अलग है, पैर का साइज अलग है, तो इससे मेजरमेंट सबका अलग अलग होते जा रहा है। तो फिर क्या हुआ बच्चों, फिर आई स्टैंडर्ड यूनिट्स। क्या आई फिर, स्टैंडर्ड यूनिट्स आई। अब ये स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या होता है, तो अलग अलग कंट्री में, मान लो हम इंडिया में रह रहे हैं, अभी अभी तो अपन इंडिया में रहते हैं, तो यहाँ पे मेजरमेंट कुछ है, अगर हम दूसरी कंट्री की बात करें तो वहाँ पर मेजरमेंट स्केल अलग होता था। तो ऐसे में क्या होता था, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता था चीज़ों को मेज़र करने में, है ना। इसीलिए क्या हुआ कि सारी कंट्री के लोगों ने बैठ के एक चीज़, एक सेट किया, एक स्टैंडर्ड यूनिट को मेज़रमेंट के लिए, कि हाँ अब हम सब मिलकर इन्हीं चीज़ों को मानेंगे, इन्हीं स्टैंडर्ड से, इसी यूनिट से हम क्या करेंगे, इसी चीज़ों से हम सब चीज़ों का मेज़रमेंट करेंगे। पूरी कंट्री में एक जैसा जब रूल आया, उन लोगों ने अडॉप्ट किया कि सारे लोग यही एक स्टैंडर्ड जो सेट है इसका यूज़ करके हम चीज़ों को मेज़र करेंगे, तो उसे हमने बोला स्टैंडर्ड यूनिट्स। ठीक है, समझ में आया। अब जो ये स्टैंडर्ड यूनिट्स थी वही क्या बन गया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बन गई, जिसको हम क्या बोल देते हैं, एसआई यूनिट बोल देते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड यूनिट समझ में आया बच्चों। क्या लिखा है यहाँ पे देखो, डिफरेंट कंट्रीज कमिंग टुगेदर एंड अडॉप्टिंग अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। The system of units now used is known as इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स और एसआई यूनिट। तो ये जो एसआई यूनिट है अब वो क्या हो गई है कि सारी कंट्री के लोगों ने मिलकर एक स्टैंडर्ड यूनिट को अडॉप्ट कर लिया, अब उसी को मानते हैं। ऐसी यूनिट को हम क्या बोल देते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट बोल देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, है ना, एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि जैसे कि लेंथ को मेज़र करने की जो स्टैंडर्ड एसआई यूनिट है ना, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एसआई यूनिट। एसआई यूनिट है जो लेंथ के लिए, वो क्या है बच्चों, मीटर है। क्या है, एसआई यूनिट ऑफ लेंथ जो है वो क्या होती है, मीटर होती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम वेट के लिए बात करें, है ना, तो वेट के लिए क्या होती है, ग्राम होती है। ओके, और वही स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ, अगर हम टाइम के लिए बात करें, ठीक है, किसके लिए, टाइम के लिए, तो टाइम के लिए क्या होती है, स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो सेकेंड होती है। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट है या एसआई यूनिट है, जिसको पूरी कंट्री ने, पूरे वर्ल्ड में इसी से क्या होता है, मेज़र किया जाता है। अब जब भी लेंथ को मेज़र किया जाएगा तो वो सबसे पहले किस में मेज़र किया जाएगा, जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो मीटर में, वेट मीटर में मेज़र किया जाएगा। उसी तरीके से अगर वेट है तो वेट को हम किस में मेज़र करेंगे, ग्राम में। अगर हम बात करें टाइम को, तो टाइम को किस में मेज़र करेंगे, सेकेंड में। ये तीनों क्या है, एसआई यूनिट्स है या स्टैंडर्ड यूनिट्स है। ठीक है, समझ में आया। अब जैसे कि अगर हम बात करें लेंथ की, किसी भी चीज़ की हमें लेंथ मेज़र करना रहता है, मान लो हमारी टेबल है या हमारी हाइट है, किसी भी चीज़ की हमें लेंथ मेज़र करना रहता है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, रूलर का यूज़ करते हैं। ये पता है ना आपको, रूलर, सब बच्चों के पास रूलर तो हो गई। इस रूलर का यूज़ करते हैं लेंथ को मेज़र करने के लिए। अगर हम बात करें वेट को मेज़र करने के लिए, तो वेट को मेज़र करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वेट मशीन का। यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे वेट मशीन है, वेइंग मशीन। जब भी कभी आप मार्केट जाते हैं, है ना, मम्मी पापा के साथ आप सब्जी लेने या फ्रूट्स लेने, तो आप वहाँ पे देखते हैं जो दुकानदार होता है वो क्या करता है, वेट मशीन का यूज़ करके हमें क्या, जो भी सामान हम ले रहे हैं, आलू ले रहे हैं या टमाटर ले रहे हैं, मैंगो ले रहे हैं, एप्पल ले रहे हैं, तो वो हमें वेट मशीन से मेज़र करके देता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें टेम्परेचर, जब कभी हमें क्या हो जाता है, फीवर आ जाता है, तो डॉक्टर क्या करता है, थर्मामीटर का यूज़ करके, या हमारे घरों में भी आजकल रहता है थर्मामीटर, तो हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, उस थर्मामीटर का यूज़ करके
हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको मेज़र करते हैं, देखते हैं कि कहीं हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा तो नहीं है। उससे पता चलता है अगर टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाता है तो हमें क्या हो गया है, फीवर हो गया, बुखार आ गया। तो ये सब क्या है, कुछ मेज़रमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनका उपयोग करके हम चीज़ों को मेज़र करते हैं। उसके बाद यहाँ पे पिक्चर में आप फिर से देख सकते हैं और कुछ मेजरमेंट यूनिट्स हैं, जैसे कि यार्ड में हम चीज़ों को मेज़र करते हैं, इंचेस में करते हैं, है ना। इंचेस और सेंटीमीटर छोटी चीज़ों के लिए रहता है। फिर यहाँ टेबल स्पून हो गया और कप हो गया, पिंट हो गया, पाउंड, क्वार्ट और गैलन, इन सब का यूज़ हम मेज़रमेंट यूनिट्स में करते हैं। ठीक है, चलो बच्चों, उसके बाद हम एक 15 सेंटीमीटर का स्केल देखते हैं जो आप पर डे अपनी स्टडी में यूज़ करते हैं। स्केल, वही स्केल यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है। तो आप अगर अपनी स्केल को ध्यान से देखेंगे तो उसमें क्या होता है, 0 से लेकर 1 तक, 1 2 3 4 ऐसे 15 तक नंबरिंग होती है। तो उस स्केल में क्या होता है, 0 से 15 तक तो मार्किंग रहती है। उसके बाद 2 लेंथ जो रहती है, 2 नंबर, जैसे 0 से लेकर 1 तक की बात करें या 1 से लेकर 2 तक की बात करें, तो उन जो नंबर के बिटवीन में क्या होता है, 10 छोटी छोटी सी लाइंस रहती है। स्मॉल स्मॉल से पार्ट में वो डिवाइड रहते हैं। इस स्मॉल पार्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, मिलीमीटर बोलते हैं। क्या बोल देते हैं हम, मिलीमीटर बोलते हैं। मिलीमीटर को हम किससे डिनोट करते हैं, मिलीमीटर को हम mm से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा 1 mm होता है, ये यहाँ पे पिक्चर में ध्यान से दिख रहा है, ये छोटी सी जो एक लाइन है, ये मैं बोल रही हूँ ये mm है ना। एक एक लाइन क्या है, 1 mm है। तो ये जो mm होता है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ लेंथ होता है। क्या होता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ लेंथ होता है, mm, मिलीमीटर। ठीक है, तो हमने क्या किया कि जो 1 mm है, ये पूरा जो है 0 से लेकर 1 तक का क्या है हमारा, 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर के अंदर में हमने देखा कि 10 छोटी छोटी लाइंस आई है, मतलब 10 छोटे छोटे पार्ट्स हैं। और वो छोटे छोटे, हर एक छोटा छोटा पार्ट क्या कहलाता है, मिलीमीटर कहलाता है। ठीक है, तो 1 mm की जो वैल्यू होगी बच्चों, वो किसके इक्वल हो जाएगी, 0.1 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये पूरा यहाँ 1 से लेकर 2 तक के बीच में 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर के अंदर कितना मिलीमीटर होता है, तो छोटे छोटे 1 मिलीमीटर 10 तक के मिलके क्या बनाते हैं, सेंटीमीटर बनाते हैं। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर हम बोल सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm भी होता है। ठीक है, तो वहीं पे हमने ये क्या लिख दिया है कि 1 जो सेंटीमीटर है वो इज इक्वल टू किसके होता है, 10 mm के होता है। और अगर हम 1 mm की बात करें, 1 mm इज इक्वल टू क्या होगा, तो 0.1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, हमारी स्केल में एक तरफ तो 1 से लेकर 15 तक के मार्क रहते हैं, वो सेंटीमीटर में मेज़र करता है। और आप स्केल में देखोगे तो दूसरी तरफ भी कुछ मार्क बने रहते हैं, उसमें भी नंबरिंग रहती है, उसमें वैल्यूज़ इंचेस में मेज़र होती हैं। ठीक है, उसमें वैल्यू किस में मेज़र होती है, इंचेस में। ओके, तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट है लेंथ के लिए, स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, वो होती है 1 mm, या हम बोल सकते हैं मिलीमीटर। और वहीं हम बात करें कि जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी लेंथ की, ठीक है, क्या होगी, वो किलोमीटर होगी। क्या होगी, किलोमीटर। जो किलोमीटर होता है, किलोमीटर क्या होता है, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ लेंथ होता है। लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ लेंथ क्या होता है, किलोमीटर होता है। जैसे सपोज हम बात करते हैं कि किसी शहर की दूरी अगर हमें मेज़र करना है, ठीक है, या हम बोलते हैं हमारे स्कूल से, ये मान लो हमारे ये स्कूल की बिल्डिंग है, ठीक है, ये क्या है, हमारा स्कूल है,
और यहाँ पे हमारा क्या है, घर है। ठीक है, ये क्या है, हमारा घर है। तो हम बोलते हैं स्कूल से जो हमारा हाउस है वो कितने किलोमीटर है, हम हमेशा ऐसे ही बोलते हैं ना। तो जो ज़्यादा दूरी रहती है वो हम किस में मेज़र करते हैं, किलोमीटर में। तो स्कूल से घर तक की जो दूरी है या लेंथ है वो कितनी हो गई, मान लो 5 किलोमीटर हो गई। ठीक है, तो ये क्या होती है, लार्जेस्ट। जब हमें कहीं दूर की वैल्यू, दूर जगह जाना रहता है, उस वैल्यू को हम किलोमीटर में मेज़र करते हैं। ठीक है, और जो स्मॉलर लेंथ की चीज़ें रहती, जो छोटी छोटी रहती हैं, उसे हम सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंचेस, इन सब में मेज़र करते हैं। अब जैसे मान लो कि हम बात कर रहे हैं दिल्ली। ठीक है, दिल्ली से लेकर हमें बताना है मुंबई तक का डिस्टेंस। दिल्ली से मुंबई डिस्टेंस कितना है, तो हमने बोल दिया कि 1000 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये जो किलोमीटर है वो क्या होता है, दूर की चीज़ों को मेज़र करने के लिए जब जो यूनिट्स का यूज़ करते हैं उन वैल्यू को हम क्या बोल देते हैं, किलोमीटर बोल देते हैं। ठीक है, तो ये किस में आता है, किलोमीटर में। और जो कम लेंथ की चीज़ें रहती, जैसे कि अगर हमें बताना है कि हमारे कपड़े की लेंथ कितनी है, तो उसे हम सेंटीमीटर में मेज़र करेंगे। बहुत छोटी चीज़ें रहती हैं उसे हम मिलीमीटर में मेज़र करते हैं। ठीक है, टेबल की लेंथ, डेस्क की लेंथ, इन सबको हम सेंटीमीटर में, कई चीज़ों को इंचेस में मेज़र करते हैं। तो ये किसकी बात हुई थी, लेंथ को मेज़र करने की बात हुई थी। ठीक है, और हम जैसे अभी हमने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ लिखे, वैसे और लिख लेते हैं कि 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर के। ठीक है, फिर 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 mm के, मिलीमीटर के। ये तो हमने बात करी थी। अब ये याद रखना कि जब भी हम यूनिट्स लिखेंगे तो उन यूनिट्स के बीच में हमें फुल स्टॉप, इस डॉट का यूज़ नहीं करना है, हम ऐसे नहीं लिखेंगे, याद रखना। ये रॉन्ग वे होता है लिखने का, हमें कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है। और हमेशा स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे, आप कैपिटल लेटर में CM ऐसे नहीं लिखेंगे सेंटीमीटर, ये रॉन्ग वे है। ठीक है, हमें कैसे लिखना है, एक तो हमें स्मॉल अल्फ़ाबेट में लिखना है, स्मॉल लेटर में लिखना है। ठीक है, दूसरा हमें डॉट्स का यूज़ नहीं करना है। अगर हमारा सेंटेंस कभी एंड हो रहा है तब हम लास्ट में डॉट लगा सकते हैं, अदरवाइज़ जब भी हम यूनिट लिखते हैं तो डॉट नहीं लगाते हैं। और जो भी नंबर्स रहते हैं, ठीक है, जो वैल्यूज़ रहती है, नंबर को हमेशा पहले लिखना है। जैसे कि हम लिखेंगे 97 किलोमीटर, हम ऐसे, फिर से मैंने डॉट लगा दिया, ये डॉट लगाने का तरीका गलत है, डॉट नहीं लगाना है। हम लिखेंगे 97 किलोमीटर, हम किलोमीटर 97 ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, हमेशा नंबर को पहले लिखना है और जो यूनिट्स होती है उसको बाद में लिखना है। और डॉट का यूज़ हम नहीं करेंगे, कैपिटल लेटर्स का यूज़ नहीं करेंगे यूनिट्स को लिखने के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि हम जो मेजरिंग करते हैं लेंथ को, तो वो करेक्टिंग वे कैसा होता है। ठीक है, अब जब हमारी स्केल रहती है, सपोज़ ये हमारा स्केल है, तो जब भी हम किसी भी चीज़ को मेज़र करते हैं, ये 0 है, ये 1 है, 2, 3, 4, यहाँ पे बीच में 10 छोटे छोटे पार्ट्स रहते हैं। ठीक है, तो जब भी हम किसी चीज़ को, मान लो हमें एक पेंसिल, हमारा पेंसिल कितना है, पेंसिल की लेंथ मेज़र करना है, तो हमेशा पेंसिल की जो निप रहेगी, जो नोक रहती है, वो किसकी तरफ रखेंगे, 0 की तरफ। हमेशा जिस भी चीज़ को हम मेज़र कर रहे हैं उसके जो एंड को, जैसे अगर हमें कोई कपड़े को मेज़र करना है, किसी बॉक्स को मेज़र करना है, तो जिसका एंड पॉइंट रहेगा या स्टार्टिंग, उसको हमें 0 के साथ रखना है और फिर हम मेज़रमेंट करेंगे। ठीक है, मान लो ये हमारा कुछ बॉक्स है और हमने यहाँ पे 0 ना रख के 3 से स्केल को मेज़र किया है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। हमेशा 0 को पुट करना है एंड की तरफ।
ठीक है, जो भी हमारा जहाँ से हमारी पेंसिल स्टार्ट हो रही है या हमारा कोई भी कपड़ा बॉक्स कुछ भी स्टार्ट हो रहा है तो हमेशा 0 रखेंगे और फिर मेज़र करेंगे। ठीक है, तो ये क्या था, करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग था, करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग है। समझ में आया? ठीक है, उसके बाद और क्या बता सकते हैं अपन, और क्या मेज़र करना है? अब आ जाओ, किसकी मेजरिंग करना है, कर्व्ड लाइन की। ठीक है, कैसे मेज़र करेंगे? मान लो कोई चीज़ है जो ऐसे कर्व्ड में बनी हुई है, ठीक है, कुछ इस तरीके से है, तो अब इन चीज़ों का हम मेज़रमेंट कैसे करते हैं? ठीक है, मान लो कोई मॉन्यूमेंट है, कोई दीवार है, या कोई ऐसी प्लेस है जो कैसी है, कर्व्ड शेप की है। ठीक है, कैसी है ये, कर्व्ड शेप की है, कर्व्ड है, तो इनको मेज़रमेंट कैसे करते हैं? तो मेजरिंग द लेंथ ऑफ आ कर्व्ड लाइन, कोई भी कर्व्ड लाइन है उसको हम मेज़र कैसे करते हैं? तो हमारे पास क्या होता है, एक मेजरिंग टेप होता है, या तो मेजरिंग टेप से कर लो उसे मेज़र, ठीक है, मेजरिंग टेप से मेज़र कर लो, या तो किससे मेज़र कर लो, थ्रेड से मेज़र कर लो। जो धागा होता है, धागे को क्या करना है, हमें इसके ऊपर रखना है और कुछ इस तरीके से हमें मेज़र करते जाना है धागे से। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हमने धागे को लिया और उसके ऊपर रख रख के हमने मेज़र कर लिया। उसके बाद जो हमारा धागा था कुछ इस तरीके को, उसको क्या करेंगे, हम स्ट्रेट करेंगे, सीधा कर देंगे धागे को, और फिर हम क्या करेंगे, उसको स्केल के ऊपर रखेंगे, है ना, ये हमारा स्केल है, जो स्केल के ऊपर रखेंगे और क्या करेंगे बच्चों, हम उसका मेज़रमेंट ले लेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमें जो हमारी कर्व्ड लाइंस हैं, कर्व्ड चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। तो हम उसे किसकी हेल्प से करते हैं, थ्रेड की हेल्प से, धागे की मदद से, या फ्लेक्सिबल जो मेजरिंग टेप होता है उसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, कर्व्ड लाइंस को मेज़र कर पाते हैं। ठीक है, समझ में आया ये? उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा पोजीशंस। अब हम क्या कर रहे हैं, पोजीशन को कैसे मेज़र करेंगे, पोजीशन को कैसे हम डिस्क्राइब करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, डिस्क्राइबिंग पोजीशन। अब पोजीशंस को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, मान लो कि, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ पिक्चर ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे अब हमें कुछ लोग जो फ्रेंड्स हैं, टीना, दीपा, हरी, सोनू और आरती, ये 5 फ्रेंड्स हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने घर की लोकेशन बता रहे हैं, पोजीशंस बता रहे हैं कि मेरा घर कहाँ पे है। ठीक है, तो जो टीना और दीपा हैं, आप लोग देखेंगे टीना और दीपा के घर से स्कूल कैसा है, बिल्कुल पास है। तो टीना और दीपा क्या बोलते हैं कि ये दोनों बोलते हैं कि स्कूल इज़ नियर फॉर मी। ये दोनों लड़कियां बोलती हैं, टीना और दीपा, कि मेरे घर के पास स्कूल और बस स्टैंड बहुत पास में है। तो स्कूल कैसा है, मेरे घर के बिल्कुल पास में है। अब जो सोनू और आरती हैं, ठीक है, सोनू और आरती क्या बोलते हैं कि गार्डन इज नियर फॉर मी, है ना, मेरे घर के पास गार्डन है। गार्डन जो है मुझे बहुत पास पड़ता है, जो स्कूल है या बस स्टैंड है वो मुझे क्या पड़ता है, थोड़ा दूर पड़ता है, मेरे घर से थोड़ा दूर है बस स्टैंड और स्कूल। मेरे घर के सबसे पास क्या है, गार्डन है। कौन बोलता है, सोनू और आरती। अब जो हरी है, हरी के लिए क्या है, सेम है, सेम क्या है, सेम, स्कूल भी सेम है एंड गार्डन भी सेम है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो हरी है, हरी बिल्कुल बीच में रह रहा है। ठीक है, तो हरी के घर के सेम उतने ही डिस्टेंस पे स्कूल है जितने डिस्टेंस पे गार्डन है। तो हरी क्या बोलता है, स्कूल भी मेरे लिए उतना ही पास है और गार्डन भी मेरे लिए उतने ही पास है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि एक पोजीशन को, किसी भी एक जगह की पोजीशन को, जो जगह क्या है फिक्स्ड है, उस पोजीशन को वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है, तो यही क्या है,
वो बता रहे हैं किसके थ्रू, डिस्टेंस के थ्रू बता रहे हैं। किसके थ्रू बता रहे हैं, डिस्टेंस के थ्रू बता रहे हैं कि कौन सी जगह मेरे घर से दूर है और कौन सी जगह मेरे घर से पास है। ठीक है, तो उसको उन लोग क्या लेके बता रहे हैं, तो एक रेफरेंस पॉइंट लेके बता रहे हैं कि जैसे कि उन लोग बात कर रहे हैं स्कूल की, तो बोलते हैं स्कूल क्या है, एक बच्चों रेफरेंस पॉइंट हो गया है जहाँ से वो लोग क्या बता रहे हैं, डिस्टेंस बता रहे हैं अपने घर की। और गार्डन में क्या हो गया, एक रेफरेंस पॉइंट हो गया है जहाँ से वो क्या कर रहे हैं, अपने घर का डिस्टेंस बता रहे हैं। ठीक है, तो अब हम जो रेफरेंस पॉइंट होता है उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, रेफरेंस पॉइंट हम किससे बोलेंगे, तो व्हेन डिस्टेंस इज स्टेटेड विथ रिस्पेक्ट टू a fixed object or point, then this point is called reference point। ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट। जब कहीं भी किसी जगह की डिस्टेंस को एक फिक्स्ड पोजीशन या ऑब्जेक्ट को फिक्स करके डिस्टेंस को हम मेज़र करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। अब ये पिक्चर के थ्रू और अच्छे से समझो कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। जैसे सपोज़ मान लो हमें दिल्ली तक जाना है, ठीक है, दिल्ली पहुंचना है। अब हमने अपनी जर्नी स्टार्ट किया है। जब हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं वहाँ से डिस्टेंस हम देखते हुए जाते हैं कि रोड के साइड में क्या होता है, साइन बोर्ड रहता है। वहाँ पे बोर्ड में धीरे छोटे छोटे से पत्थर होते हैं रोड के किनारे पे, वहाँ पे लिखा रहता है किलोमीटर्स कि दिल्ली जो है पहले 100 किलोमीटर है। जब हमने चलना स्टार्ट किया, फिर हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो फिर कितना हुआ, 70 हुआ। देन कुछ टाइम बाद क्या हुआ, 50 किलोमीटर हो गया। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, 25 हो गया। कुछ टाइम बाद 5 किलोमीटर। और थोड़ी देर बाद हम क्या हुआ, अपने जो हमारी डेस्टिनेशन पोजीशन थी जहाँ पे हमें पहुँचना है, हम वहाँ पे दिल्ली पहुँच जाते। तो ये क्या हुआ, एक रेफरेंस पॉइंट है, मतलब एक ऑब्जेक्ट या फिक्स्ड पॉइंट या ऑब्जेक्ट है जहाँ तक हमें पहुँचना है। तो हमने कितना डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया है, कहाँ तक हम गए हैं, वो क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया। अब जो हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस आखिर होता क्या है। अब डिस्टेंस की भी डेफिनेशन देख लो। तो डिस्टेंस क्या होता है, द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ होता है। टोटल लेंथ ऑफ द पाथ होता है कि हमको कहाँ तक जाना है। ठीक है, पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमने यहाँ से दिल्ली की यात्रा शुरू की थी और हमने क्या किया, टोटल जितनी लेंथ कवर की है, कहाँ, दिल्ली तक पहुँचने के लिए, इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए। तो ये जो टोटल लेंथ हुई बच्चों, ये क्या कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाएगी। मान लो ये ए पॉइंट है, ए से लेकर हमें बी पॉइंट तक पहुँचना है, तो इसके बीच हमने जितनी लेंथ जो है कवर की है, जितना पाथ हमने ट्रैवल किया है, उसे हम क्या बोल देते हैं, डिस्टेंस बोल देते हैं। समझ में आया डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट आ जाओ किसमें, मूविंग थिंग्स पे। किसमें आना है अब हमें, मूविंग थिंग्स। तो मूविंग थिंग्स क्या होता है, कोई भी चीज़ें जब चल रही हैं, मूव कर रही हैं, मतलब कि अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। एक जगह से जब दूसरी जगह पर हम जाते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम अपना क्लासरूम में बैठ के टीचर पढ़ा रही है, हम अपनी क्लास में बैठ के अपनी जगह पर बैठ के हम स्टडी कर रहे हैं, तो हम क्या है, रेस्ट की पोजीशन में। और टीचर जो है ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा है या घूम घूम के जो पढ़ा रहा है, तो टीचर क्या है, वो मूविंग है, मतलब कि वो मूव कर रहा है। तो एक चीज़ होती है रेस्ट की पोजीशन में होता है और एक जो होता है मोशन में रहता है। ठीक है, मोशन में रहता है मतलब कि कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा होता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हम
मोशन में बोलते हैं या फिर रेस्ट बोलते हैं। जैसे कि सपोज हम कभी बस में बैठ के ट्रैवल कर रहे होते हैं तो क्या होता है, हम बस में बैठ के जब जा रहे होते हैं तो जो पेड़ रहते हैं या बाकी चीज़ें रहती हैं वो कैसी रहती है, मोशन में रहती है कि रेस्ट में रहती है, वो रेस्ट में रहती है, हम मोशन में रहते हैं ना, हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए जब भी हमारा कोई बॉडी पार्ट मूव करे, है ना, हम चले फिरे, डांस करें, दौड़े, तो ये क्या है, मोशन है। और जब हम रुक जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद मोशन की डेफिनेशन हम क्या देख लेंगे, मोशन किसे बोलेंगे, इफ objects position changes with respect to the reference point, जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, विथ टाइम, समय के साथ रेफरेंस पॉइंट तक अगर हम मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं, अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे क्या है, कि हम मोशन में हैं। ठीक है, और रेस्ट कब बोलते हैं हम, रेस्ट कब बोलते हैं, इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट changing its पोजीशन, जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है तब हम क्या बोल देते हैं कि वो रेस्ट की पोजीशन में। ठीक है, ये समझ में आया, रेस्ट और मोशन। जब कोई चीज़ घूम रही है, चल रही है, अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, जगह बदल रही है, तो उसे बोलेंगे हम मोशन में हैं। और जब कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट एक ही जगह पर है, अपनी पोजीशन नहीं बदल रहा है, तो हम उसे बोलेंगे रेस्ट की पोजीशन में। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ किस पे, टाइप्स ऑफ मोशन पे। किस में, टाइप्स ऑफ मोशन। तो टाइप्स ऑफ मोशन में जब हम हायर क्लास में जाएंगे तो हमें मोशन के और भी ज़्यादा टाइप्स पढ़ना है, बट अभी 6th क्लास में आपके जो सिलेबस है, सिलेबस में आपको 4 ही मोशन बताए गए हैं। कौन कौन से मोशन बच्चों, तो आपको एक लीनियर मोशन बताया गया है, लीनियर मोशन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बताया गया है आपको, सर्कुलर मोशन बताया गया है, सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट आपको बताया गया है ऑसिलरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। और नेक्स्ट है आपका पीरियोडिक मोशन। तो आपकी कोर्स बुक में 6th क्लास में आपको ये 4 ही मोशन पढ़ना है। ठीक है, ये बेसिकली इम्पोर्टेंट 4 मोशन है जो आपको पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किसकी, लीनियर मोशन की। सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट हम बात कर लेते हैं लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन नाम से ही समझ में आ रहा है, लाइन है। क्या आ रहा है इसमें, लाइन आ रहा है या लीनियर। जब कोई मोशन सीधा सीधा हो, मीन्स कि एक ही लाइन में होता है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, लीनियर मोशन। तो उसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स along a straight line, its motion is called, क्या बोल देंगे, लीनियर मोशन। ठीक है, जब क्या हो रहा है, मोशन सीधी सीधी एक लाइन में चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। ठीक है, हमारी पोजीशन कैसी है, सीधा सीधा चल रहा है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, क्या है, लीनियर मोशन है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में हम क्या बोल सकते हैं, जैसे कि मान लो आपने एक इरेज़र को फेंका, या फिर आपने एक हाइट से क्या किया, अपने पेंसिल को फेंका, तो वो सीधा एक लाइन में जा रही है, तो वो क्या हो गया, लीनियर मोशन हो गया। या जो परेड करते हैं, है ना, जब आप देखते हैं मार्च पास्ट होता है तो सारे लोग क्या होता है, एक लाइन में चलते हैं, लाइन वाइज लाइन चलते हैं, तो वो क्या हो गया है, लीनियर मोशन हो गया। या फिर
फॉलिंग ऑफ एन एप्पल, जैसे कोई भी फ्रूट्स गिर रहा है ऊपर से नीचे तो वो लीनियर मोशन का एग्जाम्पल है। या फिर हम किसी हैवी बॉक्स को पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, तब भी वो किसका एग्जाम्पल है, लीनियर मोशन का ही एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं लीनियर मोशन का एग्जाम्पल है फायरिंग ऑफ अ बुलेट। जब भी हम क्या करते हैं, फायरिंग करते हैं, बुलेट गन से निकलती है तो वो एक सीधे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, सीधा सीधा जाती है, तो वो लीनियर मोशन का एग्जाम्पल है। फिर स्लाइडिंग डोर, ये भी लीनियर मोशन का एग्जाम्पल है। फिर स्विमिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, जब स्विमर जो है तैरते हैं तो एक ही लाइन में, अपनी ही लाइन में वो तैरते हैं। फिर परेड जो है, मार्च पास, वो भी लीनियर मोशन का एग्जाम्पल है। कोई भी कार है एक स्ट्रेट रोड में चली जा रही है एक सेम स्पीड से, तो वो भी क्या है, लीनियर मोशन का एग्जाम्पल है। फिर एलिवेटर है, ठीक है, मॉल्स वगैरह में हम देखते हैं एक जैसे ऊपर जाता है नीचे आता है, तो ये लीनियर मोशन का एग्जाम्पल है। प्लेइंग इन अ स्लाइड, जब हम फिसल पट्टी से स्लाइड से फिसलते हैं तो वो लीनियर मोशन का एग्जाम्पल है। और एरोप्लेन फ्लाइंग इन स्ट्रेट, जब एरोप्लेन एक लाइन में एक जैसा ट्रैवल करता है तो वो लीनियर मोशन का एग्जाम्पल है। सेकेंड टाइप है जो हमारा, वो क्या है हमारा, सर्कुलर मोशन। सेकेंड क्या है, सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन नाम से ही समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, जब कोई चीज़ें सर्कल में राउंड राउंड मूव करेगी तो उसे हम क्या बोल देते हैं, सर्कुलर मोशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट moves along a circular path its motion is called circular motion। ठीक है, क्या हो रहा है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट राउंड सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, यहाँ जैसे कि एग्जांपल में दिया है, ये रोटेशनल मोशन लिखा है या सर्कुलर मोशन, दोनों एक ही होता है। जैसे स्पिनिंग टॉप, जब क्या होता है, टॉप जो होता है वो एक जैसा घूमता है, ठीक है, एक स्पिन पे ही अपना मूव करता रहता है। जैसे फेरिस व्हील है, ठीक है, एक गोल गोल सर्कल में ही घूमते रहते हैं। या रोटेटिंग ब्लेड ऑफ हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर के ऊपर की जो ब्लेड है वो सर्कुलर मोशन में राउंड सर्कल में ही घूमती है। और अर्थ रोटेटिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस, ये भी क्या है, सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ एग्जाम्पल में भी आप लिख सकते हैं क्या, स्पिनिंग टॉप है। फिर क्या है, फेरिस व्हील। और क्या लिख सकते हो, हैंड्स ऑफ क्लॉक भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, हैंड्स ऑफ क्लॉक, ये भी क्या है, सर्कुलर मोशन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद थर्ड आ जाओ किसमें, ऑसिलेटरी मोशन। थर्ड टाइप क्या है आपका, ऑसिलेटरी मोशन। अब ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स, कैसा मूव हो रहा है, टू एंड फ्रो क्या होता है, ऊपर और नीचे आना है। ठीक है, जैसे कि एक तरफ जा रहा है फिर दूसरी तरफ, फिर वहीं आ रहा है, एक तरफ दूसरी तरफ, एक तरफ दूसरी तरफ, तो उसे हम बोलते हैं टू एंड फ्रो अबाउट सम फिक्स्ड पोजीशन। एक फिक्स्ड पोजीशन है, वहीं पे अप एंड डाउन या एक तरफ दूसरी तरफ ऐसे मूव होते जा रहा है फिक्स्ड पोजीशन के, तो उसे बोलते हैं हम ऑसिलेटरी मोशन। इट्स मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यहाँ पर बना देखो, सिंपल पेंडुलम है कि एक पेंडुलम है, पहले इस तरफ मूव कर रहा है, फिर अपनी पोजीशन पे आ रहा है, फिर दूसरी तरफ मूव कर रहा है। या सर्कुलर मोशन में भी ये पेंडुलम क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। फिर ये क्या है, टर्निंग फॉर्क है कि ये इस तरीके से मूव हो रही है उसमें, तो ये क्या है,
ऑसिलेटरी मोशन के एग्जाम्पल है। और क्या हो सकते हैं, तो ऑसिलेटरी मोशन के एग्जाम्पल मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट, मूवमेंट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट का जो मूवमेंट है वो भी ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। फिर डबल पेंडुलम, डबल पेंडुलम भी क्या है, ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद क्या बोल सकते हैं, प्लेग्राउंड स्विंग, प्लेग्राउंड स्विंग जो झूला होता है वो भी क्या है, जैसे कि ये एक ऐसा स्विंग होता है, ठीक है, तो वो पीछे की तरफ जाता है, फिर आगे आता है, फिर पीछे की तरफ, तो ये भी क्या है, प्लेग्राउंड स्विंग भी क्या है, ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। उसके बाद फोर्थ जो है हमारा क्या है, फोर्थ टाइप जो है पीरियोडिक मोशन। अब ये पीरियोडिक मोशन क्या होता है, तो इफ एन ऑब्जेक्ट repeats its path after a fixed interval of time, its motion is called पीरियोडिक मोशन। ठीक है, क्या होगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स्ड पाथ पर एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद फिर से उसी पाथ में मूव करने लगता है, ठीक है, एक समय अंतराल के बाद फिर से उसी पाथ में रिपीट करता है, वैसे ही मूवमेंट करता है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रिवॉल्यूशन ऑफ मून, रिवॉल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, जो चंद्रमा, जो हमारा चांद होता है, वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्यूशन घूमता रहता है, तो वो किसका एग्जाम्पल है, पीरियोडिक मोशन का। वैसे क्या हो जाएगा, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ भी क्या हो रही है, सन के चारों तरफ घूमती रहती है ना, एक फिक्स टाइम लेती है वो 365 डेज, फिर क्या होती है, वो उसी पाथ में एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद वैसे ही वो घूमती रहती है। फिर क्या है, रॉकिंग चेयर, राउंड एंड राउंड क्या होता है, आफ्टर सम टाइम भी वैसे ही घूमता रहता है, पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है। ये सब क्या है, पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल हुए। तो हमारे चैप्टर में जो 5th चैप्टर था, मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन, उसमें हमें यहीं तक पढ़ना था, ठीक है। उसके बाद हम उसका एक जो मैचिंग दी हुई है वो मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। तो यहाँ पे मैचिंग है आपकी, जो कोर्स बुक में दिया है कि फर्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड लखनऊ। तो लखनऊ और दिल्ली के बीच के डिस्टेंस को हम किस में मेज़र करेंगे, तो इसे हम मेज़र करेंगे बच्चों किलोमीटर में, ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। और हमने बताया था जो लार्जेस्ट वैल्यू होती है, जब बड़ी चीज़ें रहती हैं उनको हम किस में मेज़र करते हैं, किलोमीटर में। उसके बाद आ गया है नेक्स्ट थिकनेस ऑफ कॉइन। ये जो मान लो हमारा एक सिक्का है, कॉइन कितना मोटा है, उसकी थिकनेस, ये मेज़र बहुत छोटा अमाउंट होता है, तो ये मेज़र होती है हमारे मिलीमीटर में। उसके बाद आ गया लेंथ ऑफ इरेज़र। लेंथ ऑफ इरेज़र को हम, मान लो हमारी इरेज़र इतनी है, कितनी लेंथ है उसकी, तो 3 लेंथ है, मान लो 3 सेंटीमीटर है या 5 सेंटीमीटर है, तो हम इरेज़र की लेंथ को सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं। उसके बाद जो हमारा लास्ट क्या बचता है, लेंथ ऑफ स्कूल ग्राउंड, तो उसे हम मीटर में मेज़र करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।